नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। आई होप आप सब सही होंगे और जहाँ भी होंगे यार हमें तो याद रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड नंबर 3। हमने एपिसोड नंबर 1 में क्या देखा? एपिसोड 1 में हमने ये देखा कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भारत का हिस्सा है। वेरियस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन या फिर हमारे जो गुप्ता, अशोका या फिर वेरियस रूलर्स ने इसका प्रमाण दिया। सबसे बड़ा प्रमाण तो अशोका का धम्म है। दूसरा प्रमाण जो अकबर का सुले कुल पॉलिसी है, ठीक है ना। एंड वेरियस और भी पॉलिसीज़ हैं, वेरियस रिलीजन भी है, जैसे कि हिंदुइज्म खुद बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है ना। कैसे हिंदुइज्म ने इस्लाम को भी अपने अंदर समाहित किया, ये एक प्रमाण है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का। जब हमने एपिसोड 2 देखा तो एपिसोड 2 के अंदर हमने ये देखा कि क्यों जो नेशनलिस्ट थे वो परेशान हो गए। कॉलोनियलिस्ट वीक व्यू जो था हिस्ट्री राइटिंग से, वो परेशान हो गए कि क्यों इतना नेगेटिव वे में लिख रखा है हमारी हिस्ट्री को, कि जो इंडियंस थे वो बारबेरियंस थे एंड इंडियंस को हिस्ट्री राइटिंग तो आता ही नहीं था। इंडिया को कभी भी रूल ढंग से नहीं किया गया, भारत तो कभी भारत था ही नहीं। तो ये जो गलत वे से हिस्ट्री लिखा, इसी का एक तरह से मतलब कि क्या हुआ, रिस्पॉन्स आया कि नेशनलिस्ट ने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी। फिर उसके बाद जो है जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया तो एक मटेरियलिस्टिक या फिर उससे भी थोड़ा सा पहले एक साइंटिफिक वे अपनाया गया हिस्ट्री को लिखने का, ताकि कुछ भी हिस्ट्री लिखते समय फैक्ट के हिसाब से हिस्ट्री लिखी जाए, उसमें कोई भी प्रिजुडिस उसमें ना हो, ठीक है। तो ये दो हमने एपिसोड के अंदर यही हमने सीखा कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। दूसरा कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो आप पहले उसके राइटर को समझिए, हिस्ट्री के राइटर को समझिए कि उसका व्यू पॉइंट क्या है, क्या वो कौन कौन से व्यू पॉइंट का, क्या कॉलोनलिस्ट है, क्या वो रेशनलिस्ट है, क्या वो नेशनलिस्ट है, क्या है वो, क्या कम्युनिस्ट है। बिकॉज हर एक पर्सन की इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री अलग होती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो आज है आज क्या है, आज है एपिसोड 3। एपिसोड 3 के अंदर बेसिकली बात हम मेनली क्या सीखने वाले हैं कि ज्योग्राफी का हिस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है एंड ज्योग्राफी का लैंग्वेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, और भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओरिजिनेट कैसे हुआ फ्रॉम बिग बैंग, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम बिग बैंग थ्योरी। देखो कैसे ये भारतवर्ष, ये इंडिया ओरिजिनेट हुआ। इसको अगर हमको समझना है तो उसके लिए हमको पहले बिग बैंग समझना पड़ेगा। थोड़ा क्रक्स में हम थोड़ा ऊपर ऊपर से इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है ना। आइंस्टाइन था, उसने बोला कि एक ऐसा पॉइंट है ब्रह्मांड के अंदर जहाँ पे इन्फानाइट एनर्जी जो है ना वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। शायद उसको सिंगुलैरिटी बोल सके हम। तो बिग बैंग थ्योरी भी यही बोलते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इन्फानाइट एनर्जी होती है, उसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। उस सिंगुलैरिटी में ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है, उसको बोलते हैं बिग बैंग। एंड बिग बैंग हुआ इसी कारण से, क्या हुआ, वेरियस एलिमेंट्स बने और एलिमेंट्स से मैटर मतलब कि पहले एटम्स बने, एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से पार्टिकल्स, पार्टिकल से कंपाउंड, एंड कंपाउंड से जो है बेसिकली वेरियस कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनने लगे, जिस कारण से मिनरल और वगैरह ये ओरिजिनेट हुआ। एंड उसके बाद क्या है कि हमारे पहले सन बना, उसके बाद मतलब कि प्लैनेट्स बने। जब ये प्लैनेट्स बने तो प्लैनेट्स क्या करने लगे, क्योंकि मास है, मास के अराउंड में ग्रेविटी ओरिजिनेट होगी, और क्योंकि ग्रेविटी है तो वे दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और एक दूसरे के अराउंड में वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो ये जो प्लैनेट्स थे, अब क्योंकि प्लैनेट्स के ऊपर ये मास है, प्लैनेट्स पे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसी कारण से क्या होता है कि उसका मास उसको अंदर की तरफ जो है समेटता है। तो इसी कारण से सॉलिड प्लैनेट आ गए और हमारे पास एक सन आ गया। इस चीज़ को हमने बोल दिया सोलर सिस्टम। हर सोलर सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है जहाँ पे अगर उस एरिया में प्लैनेट है, ठीक है ना, और वो प्लैनेट बढ़िया तरीके से रिवॉल्व एंड रोटेशन कर रहा है, तो उस पर लाइफ ओरिजिनेट होने के चांसेस बड़े हाई होते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। तो हमारी जो अर्थ है ना वो सन से इतनी ही दूर है जितनी दूर उसको होना चाहिए लाइफ ओरिजिनेट होने के लिए बढ़िया है, ठीक है ना। ताकि जो हमारी अर्थ है
अर्थ के ऊपर जो मिनरल है वो क्या हो, बायोमोलिक्यूल्स की तरह वर्क कर सकें, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स तो सभी जगह पे है, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स हर प्लेनेट पे नहीं है, क्योंकि वो प्लेनेट कहाँ पे नहीं है, गोल्डीलॉक जोन में नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है वो एक गोल्डीलॉक जोन में है, इसी कारण से उस पर लाइफ है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया कि लाइफ भी कैसे ओरिजिनेट हुई, बिकॉज ऑफ गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। अब हमारी अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर स्टार्टिंग से ही ऐसी कंट्रीज नहीं थी। स्टार्टिंग में क्या था, एक एक बड़ा सा लैंड का मास था। इस बड़े से लैंड के मास को बोलते हैं पेंजिया। अब ये जो था पेंजिया, पैन का मतलब होता है पूरा और जिया का मतलब अर्थ, मतलब कि एक पूरा कॉन्टिनेंट था। ये जो पेंजिया होता है ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। नॉर्थ वाले को बोलते हैं हम लोरेशिया और साउथ वाले को हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के हिस्से क्या थे, इंडियन पेनिनसुलर रीजन, दूसरा साउथ अमेरिका, नेक्स्ट वन इज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड नेक्स्ट वन इज़ हमारा था अंटार्कटिका। फिर है ये सब जो थे हिस्सा थे गोंडवाना लैंड के, ठीक है ना। कुछ समय बाद क्या होता है, ये हिस्से भी अलग हो जाते हैं और जो इंडियन पेनिनसुलर रीजन होता है ये टकराता है यूरेशियन कॉन्टिनेंट के साथ। जब ये कोलाइड करता है यूरेशियन कॉन्टिनेंट के साथ, तो इसी कारण से क्या होता है, जो हिमालयाज होते हैं नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर, नॉर्दर्न बॉर्डर पर और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर हिमालयाज ओरिजिनेट होते हैं और ट्रांस हिमालयाज के उस पार पे प्लेट्यू ओरिजिनेट होता है, सिंपल सी बात, जो तिब्बत प्लेट्यू कहा जाता है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये हिमालयाज ओरिजिनेट हुए, हिमालयाज की हाइट बहुत ज़्यादा और कंटिन्यूसली अभी भी ग्रो हो रहे हैं, तो इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी बारिश होती है वो, या फिर स्नो गिरती है। स्नो क्या बनाती है, ग्लेशियर्स बनाती है और ग्लेशियर्स पिघलते भी हैं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। एंड इसी कारण से क्या होता है, उसमें रिवर ओरिजिनेट होती है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये तीन मेजर रिवर हैं जो कि ट्रांस हिमालयाज जगह से ओरिजिनेट हो रही हैं और उसके बाद ये जो है इंडिया में या फिर कहीं ना कहीं से इंडिया में एंटर कर रही हैं, ठीक है ना। इन रिवर्स के ओरिजिनेट होने के कारण इरोजन हो रहा है, इरोजन होने के कारण से डेपोजिशन हो रहा है, इसी कारण से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो लैंड था वो कोलाइड किया यूरेशियन कॉन्टिनेंट से, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से क्या होता है कि जो मैग्मेटिक जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो ओरिजिनेट होती है इंडिया के पेनिनसुलर रीजन पे। तो इसी कारण से साउथ में बनते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है ना, डेक्कन ट्रैप्स बनते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे बसाल्टिक लावा जो है फ्लो करता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये क्योंकि भारत के नॉर्थ में अब क्या है, हिमालयाज हैं, प्लेन्स हैं, साउथ में प्लेट्यू और पेनिनसुलर वाला रीजन है, ठीक है ना, और वेस्ट में क्या डेजर्ट है, ईस्ट में क्या फिर से पूर्वांचल हिल्स वगैरह, प्लेट्यूज वगैरह ये सब हैं, ठीक है ना। तो ये है ज्योग्राफी पूरी भारत की। ये जो भारत की ज्योग्राफी है, इससे क्या होता है, हमारा क्लाइमेट भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया मूव करके आया है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल सेंटर में से 8 स्टेट में से गुजर रही है, ठीक है ना। तो इसी कारण से जो भारत, क्योंकि भारत 23.5 नॉर्थ पर है, मतलब कि उसके सेंटर से गुजर रही है, तो इसी कारण से भारत का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट पैटर्न है, वो कौन सा है, मॉनसूनल टाइप है, ठीक है ना। अब मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आता है पाकिस्तान, सेकंड वन इज़ इंडिया, थर्ड वन इज़ नेपाल, फोर्थ वन इज़ बांग्लादेश एंड फिफ्थ वन इज़ भूटान। इन सब का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉनसूनल टाइप है, मतलब कि मॉनसून, मॉनसून जो वर्ड है वो आया है मौसम से। कहाँ से आया, मौसम से। और इसका मतलब क्या है कि, मतलब कि एक ऐसी जो स्ट्रीम ऑफ विंड जो कि पर्टिकुलर फिक्स होती है, सिंपल सी बात, ठीक है। एंड मॉनसून जो है भारत में दो, मतलब कि दो ग्रुप में बटा हुआ है, दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो साउथ वेस्टर्न मॉनसून, एक नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून। जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, वो मैक्सिमम भारत के अंदर या फिर भारत सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश करता है। और नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून वो जनरली तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश या थोड़े से केरला के हिस्से में बारिश करता है, या फिर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इसी कारण से अब क्योंकि जो प्रिमिटिव भारत था, उस भारत के अंदर मैक्सिमम हमारी जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड थी, मॉनसून पे डिपेंड थी। तो हमारा क्लाइमेट कैसा हो गया, मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है।
अब क्योंकि ये जो हिमालयाज ओरिजिनेट हुए, अब हिमालय को पार करना मुश्किल हो गया, हिमालय को पार करना मुश्किल हो गया एंड लेकिन फिर भी इनको पार करने के लिए छोटे छोटे एरिया रह गए वैलीज में से, उनको जिसको क्या बोलते हैं, पासिस बोलते हैं। जैसे बोलन पास हो गया या फिर बहुत सारे पासिस हैं जिनको पास, खैबर पख्तूनख्वा का पास है, सिंपल सी बात खैबर पास है, ठीक है ना। तो इनको पास को इस्तेमाल करके जो इन्वेडर्स हैं वो इन पासिस को ही, मतलब कि इन पासिस से ही इंडिया के अंदर एंटर होते थे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। हिमालयाज ने और इम्पोर्टेंट काम किया है, एक तो रिवर, दूसरा पासिस, तीसरा हिमालय से एक और इम्पोर्टेंट पार्ट किया कि जो सेंट्रल एशिया है ना, सेंट्रल एशिया में बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ से ठंडी हवाओं को इंडिया में आने से रोक दिया, जिस कारण से भारत के अंदर इतनी एक्सट्रीम ठंड नहीं पड़ती नॉर्थ इंडिया के अंदर जितना सेंट्रल एशिया के अंदर ठंड पड़ती है, तो हमको बचा लिया, ठीक है। इसके बाद हिमालयस का एक और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा इंडियंस की लाइफ में वो रहा क्या, रिवर्स का। जैसे कि इंडस रिवर हो गई, जैसे कि गंगा रिवर हो गई, जैसे कि यमुना रिवर हो गई, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गई, ये भी तो जो है ये हिमालयाज ओरिजिनेटेड रिवर्स ही हैं सारी की सारी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये जो रिवर्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं भारत के अंदर, और जो हिमालय से ओरिजिनेट नहीं हुई वो पेनिसुलर इंडिया से ओरिजिनेट हुई, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, तापी वगैरह। और ये जो रिवर्स हैं, इन रिवर्स के सराउंडिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हमारी जो गंगेटिक वैदिक सिविलाइजेशन है, सरस्वती के रिवर के आसपास जो ओरिजिनेट हुई, गोदावरी और कृष्णा, इनके आसपास जो किंगडम्स जो है ओरिजिनेट हुए, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया भारत को भारत बनाने में, ठीक है। क्योंकि हमारा क्लाइमेट क्या था, मॉनसूनल टाइप था। अब जब मॉनसून आ रहा है, धान लग रही है, धान कट रही है, तो हमारे जो त्यौहार, हमारे जो कल्चर, हमारे जो ट्रेडिशन, वो सब हमारी ज्योग्राफी ने ही इम्पेक्ट किए। जैसे कि जो है असम के अंदर जो है जो बिहू है, ठीक है ना, ये सब एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, जैसे फाग आता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, या फिर हमारी जो मकर संक्रांति आएगी, सिंपल सी बात, ठीक है ना, ये सब एग्रीकल्चर रिलेटेड फेस्टिवल हैं। तो हमारा कल्चर भी किसने जो है मोल्ड किया, वो हमारे ज्योग्राफी ने किया, ठीक है। इसके बाद अब जैसे कि मैं बात करूं कि ज्योग्राफी ने और चीज़ें क्या हमारी इकोनॉमिक लाइफ को भी इम्पैक्ट किया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, भारत का जो नॉर्दर्न रीजन है वो बड़ा सफिशिएंट है ग्रो करने के लिए। जैसे हमारी वेरियस क्रॉप्स है, राबी, खारिफ, जायद, ठीक है ना, तीन डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है, एक में हम दाल उगा सकते हैं, एक में हम चावल, गेहूं, एक में हम वेजिटेबल्स। तो भारत को जो है एक भरपूर जो है खाना खाने को मिला, क्यों, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी किसकी वजह से आई, ज्योग्राफी की वजह से आई, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड मिनरल्स, जो हमारा साउथ इंडिया है, पेनिसुलर जो रीजन है हमारा, ठीक है ना, पेनिसुलर रीजन में क्या आया, पेनिसुलर रीजन में आया क्या, मिनरल्स। मिनरल से क्या बन सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इसी कारण से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आई भारत के अंदर, ठीक है ना। जैसे राजस्थान में कॉपर, सिल्वर, ये सब देखने को मिलता है, तो प्रोस्पेरिटी आई हमारे पास, ठीक है ना। अभी जो आगरा में ताजमहल है, ताजमहल कहाँ के स्टोन से बना है, ये जो राजस्थान वगैरह इन सब से जो स्टोन्स निकाले गए हैं, ठीक है ना, वहाँ से बना है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। हमारे ज्योग्राफी ने किस चीज़ को इम्पैक्ट किया, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट किया। हमारा जो इन्वायरमेंट मतलब हमारी सराउंडिंग का मतलब ज्योग्राफी ही तो है। हमारे इन्वायरमेंट को किसने इम्पैक्ट किया, हमारी ज्योग्राफी ने इम्पैक्ट किया। और ये सब चीज़ें मिलके किसको इम्पैक्ट कर रही है, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है ना। जो डिफरेंट सीजन्स हैं, है ना, जो राबी सीज़न है जो सर्दियों में क्रॉप लग रही है, जो खारिफ सीज़न है जो कि गर्मियों में लग रही है, ठीक है ना, मतलब कि रेनी सीज़न में लग रही है, ठीक है ना। और जो इंटरमीडिएट सीज़न है जिसको जायद बोलते हैं, उसमें वाटरमेलन वगैरह लग रहा है, ठीक है ना। ये एग्रीकल्चर किस वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, हमारी ज्योग्राफी की वजह से। वो जो इतने साल पहले मूवमेंट ना होती इंडियन पेनिसुलर रीजन की, तो ये सारी चीज़ें ना होती, ना मानसून होता, ना इंडस होती, ना ब्रह्मपुत्रा वगैरह, ये सब कुछ नहीं होती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो हमारी जो ज्योग्राफी है वो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि देखो भारत जो था वो इक्वेटर के साउथ में था, मतलब कि जो हमारा इंडियन पेनिनसुला था, पेनिसुलर रीजन था, वो कहाँ पे था, इक्वेटर के साउथ में।
वो अब मूव करके कहाँ पे आ गया, इक्वेटर के नॉर्थ के अंदर। और नॉर्थ में आने की वजह से वहाँ पे हिमालयस वगैरह ये सब बना, जो कि मैं अभी आपको 10-15 मिनट पहले समझा चुका हूँ। इसी कारण से क्या हुआ, इसी कारण से भारत के अंदर अब क्या हुआ कि अब एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर वेरियस डिफरेंट वैरायटीज़ के लोग जो हैं वो आए, पीपल जो हैं वो हमेशा आए, और वो इंटीग्रेट होते गए, और यहाँ से फिर वो गए नहीं, बिकॉज इतनी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी थी भारत के अंदर, ठीक है ना। तो इसी कारण से भारत के अंदर एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर, भारत सब कॉन्टिनेंट मतलब कि वो 5 देश, ठीक है ना, इनमें वेरियस ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, वेरियस फैमिलीज ऑफ लैंग्वेज जो है वो कल्टीवेट हुई। तो मतलब कि भारत के अंदर लगभग अगर मैं बात करूं, सिर्फ मैं भारत की बात कर रहा हूं, 180 लैंग्वेजेस जो है ना वो बोली जाती हैं, सिंपल सी बात, और 1000 से प्लस जो है डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जोग्राफिकल सेटिंग ऐसी थी भारत की, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, आइसोलेशन फ्रॉम द नॉर्थ, मतलब कि एक बारी बंदा आ गया तो फिर वो दोबारा सोचेगा ही नहीं जाने की। एक तो डिफ़िकल्ट है वापस जाना, दूसरी बात क्या है कि हमारे पास इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, तो वो सोचेगा कि मैं यहीं पर क्यों ना रह जाऊँ, ठीक है। इसी कारण से भारत के अंदर लैंग्वेज एक्यूमुलेट होती गई और साथ साथ में थोड़ा सा मॉडिफाई होती गई। तो भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4 ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस जो है मेजरली हमको देखने को मिलती हैं, जो कि मैंने पढ़ी हैं। वो है, सबसे पहली आती है ऑस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली के अंदर जो ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप होता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 ब्रांचेज आती है, एक तो मुंडा और दूसरा आता है मोन खैमर। जो मुंडा ब्रांच है जो लैंग्वेज की, वो कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, झारखंड में, बिहार के अंदर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर मोन खैमर की बात करूँ, ये जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, ये जनरली मोन खैमर ब्रांच की जो लैंग्वेज है, जैसे कि खासी लैंग्वेज, ये बोली जाती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जैसे मेघालय हो गया या फिर जयंतिया हिल्स, खासी एंड जयंतिया हिल्स पे जनरली इस चीज़ को बोला जाता है। एंड दूसरी अगर मैं फैमिली की बात करूं तो दूसरी फैमिली है सीनो तिब्बतन फैमिली, और इससे बिलोंग करती है तिब्बतो बर्मन ग्रुप, और इसमें तिब्बत जो भाषा होती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर जो कोई नागालैंड वगैरह इन सब की जो थोड़ी छोटी मोटी जो भाषाएं वो इससे बिलोंग करती है, तिब्बतो बर्मन ग्रुप से बिलोंग करती है। नेक्स्ट फैमिली आती है, वो आती है द्रविडियन फैमिली। द्रविडियन फैमिली बोला जाता है कि पाकिस्तान के अंदर एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम था ब्रोही, ठीक है ना, उससे ओरिजिनेट है। और एक और कंसेप्ट है कि जो ये द्रविडियन फैमिली है, द्रविडियन फैमिली जो है वो असली में ओरिजिनेट हुई थी ईरान के अंदर, एलम के अंदर। एलम ईरान का पुराना, मतलब कि बोलते थे पहले, ईरान को एलम बोलते थे, ठीक है। तो वहाँ पे तो द्रविडियन भाषा जो है कहाँ कहाँ पे, जैसे कि तेलंगाना के अंदर कन्नड़, मलयालम, ओराओन एंड बेसी बात जो है कुरुक, ये भी जो कैसी भाषाएं, ये द्रविडियन भाषा है, जैसे कि तमिल भी एक तरह की द्रविडियन भाषा है, ठीक है। एक और भाषा का ग्रुप है, वो होता है इंडो यूरोपियन फैमिली, और इंडो यूरोपियन फैमिली में 2 ग्रुप आते हैं, एक तो इंडो आर्यन ग्रुप आता है और इंडो यूरोपियन ग्रुप आता है। भारत के अंदर इंडो आर्यन ग्रुप बोला जाता है, और उसकी जो प्रमुख भाषा है वो है संस्कृत। फिर संस्कृत के बाद आई हिंदी, अपभ्रंशा, पाली, मगध, और इसके बाद पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी एक तरह की डार्डिक ओरिजिन है कश्मीरी भाषा का, ठीक है ना। तो मेनली भारत के अंदर ये ज्योग्राफी की वजह से 4 भाषाएं, 4 ग्रुप ऑफ भाषाएं, 4 फैमिली ऑफ भाषाएं जो है बोली जाती है, सिंपल सी बात, जो कि आपको ध्यान रखने लायक है, ठीक है ना। तो इसी कारण से आपको भारत के अंदर देखो कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी भाषा के टर्म में भी। ये मैंने आपको जो है एपिसोड नंबर 1 में बताया था, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, क्योंकि भारत एक सब कॉन्टिनेंट है, और भारत सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपको 4 ही ग्रुप ऑफ पीपल देखने को मिलेंगे, जो कि मेजरली हम 4 ग्रुप ऑफ पीपल को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके फिजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है ना। सबसे पहले आते हैं नेग्रीटो। नेग्रीटो जो रेस होती है, सिंपल सी बात, इनका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, शॉर्ट फेस होता है, शॉर्ट लिप्स होते हैं इनके, एंड बेसिक बात ये जनरली कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, अंडमान निकोबार पे, या फिर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे तमिलनाडु पे, ठीक है ना। दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, वो होते हैं ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है ना। ये भी शॉर्ट स्ट्रक्चर के होते हैं, छोटी हाइट होती है इनकी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इनका भी कलर थोड़ा बहुत डार्क होता है, सिंपल सी बात, और बॉडी पे हेयर होते हैं ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मोंगलोइड, ठीक है ना।
अब मंगोलॉइड की हाइट शॉर्ट होती है, सिंपल सी बात, बॉडी के ऊपर हेयर ज़्यादा नहीं होते हैं इनके, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और जो नोज़ होती है इनकी फ्लैट होती है ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो कोकासोइड आते हैं। जो कोकासोइड होते हैं इनका फेस लॉन्ग होता है, वेल डेवलप्ड इनकी चिन होती है, रंग फेयर होता है इनका, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड नोज इनकी प्रोमिनेंट होती है और चिन वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप ऑफ पीपल, बिकॉज इतनी आइसोलेटेड ज्योग्राफी, मतलब कि नॉर्थ से, एंड दूसरी बात साउथ से जो है वेरियस ग्रुप्स आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, नॉर्थ से पासिस से आ रहे हैं और वो यहीं पे रह जा रहे हैं। तो इसी कारण से वेरियस डाइवर्सिटी जो है भारत के अंदर एक्यूमुलेट हो गई। तो ये ज्योग्राफी का रोल था। ज्योग्राफी ने भारत को रिच बनाया, ज्योग्राफी ने भारत को लैंग्वेज रिच बनाया, ज्योग्राफी ने भारत को रिसोर्सफुल बनाया इन द context of minerals, in the context of agriculture, in the context of climate, in the context of language, in the context of group of people, ठीक है। अब भारत इतना डाइवर्स बन चुका है, तो भारत की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे को वेरियस चीज़ें लगेंगी। तो भारत की जब हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने लगे तो हमें कौन कौन से रिसोर्सेज को स्टडी करना पड़ा, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो आज यहाँ से मेन लेक्चर स्टार्ट होता है कि हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना, हमें कौन कौन से जो मटेरियल हैं, कौन कौन से हमें फॉसिल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें लगती हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है ना। सबसे पहला आता है मटेरियल रिमेन्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैं एग्जांपल लूँगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब असली में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया गया, लोगों को पता ही नहीं चला कि वो जो ईंटें मिली थी स्टार्टिंग में, वो उनको पता नहीं चला कि ये कोई सिविलाइजेशन है पुरानी, ठीक है। उनको लगा कि ये तो नॉर्मल ईंटें हैं। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर गए, उन्होंने खाली ईंटों को नहीं, वहाँ पे मिली हुई स्पेशल चीज़ें जैसे मटेरियल रिमेन्स, जैसे कि सील्स, गोडेस की फ़ोटो, सील्स में जो पशुपति नाथ सील है, ठीक है ना, उसको स्टडी किया, फायर अल्टार्स को स्टडी किया, ग्रेन्स को, और वहाँ पे जो स्टोन के वेट्स थे, ठीक है ना, वहाँ पे बुलक कार्ट वगैरह ये जो यूटेंसिल्स मिले, इन मटेरियल रिमेन्स को जब उन्होंने स्टडी किया तो उन सबको पता लगा कि भाई ये कोई अलग ही सिविलाइजेशन है और बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। तो मटेरियल रिमेन को स्टडी करने से पता चलता है और हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद मिलती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब हड़प्पा के जो साथ है, हड़प्पा के साथ एक और जो पीरियड और या फिर एक और कल्चर जो है वो चल रहा था, उसको बोलते हैं चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक कल्चर, इसके अंदर क्या था, कॉपर प्लस स्टोन का मिक्स करके टूल्स बनाए जा रहे थे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और जो इन स्टोन्स, ये जो टूल्स मिल रहे थे, जैसे आर कल्चर हो गया या फिर बेसिक बात, इन सब के जो स्टोन टूल्स मिल रहे थे या फिर ये जो कॉपर स्टोन टूल्स मिल रहे थे, इनको जब स्टडी किया, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो पता चला कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी और इंडस सिविलाइजेशन ख़त्म होने के बाद भी चालकोलिथिक कल्चर कंटिन्यू रहा। और फिर जब वैदिक कल्चर को स्टडी किया, वैदिक कल्चर को स्टडी करने के लिए हमने पेंटेड ग्रेवेयर्स, जो बर्तन मिले, जो वेदास मिले, मटेरियल रिमेन्स मिला, ठीक है ना, वो जो बर्च के पेड़ पर जो लिखी हुई जो हमें पैलियोग्राफी मिली या फिर ये सब मिला, इन जब हमने इनको स्टडी किया तो हमको पता लगा कि भाई कुछ कुछ ऐसा भी होगा, ठीक है। फिर उनकी रेडियो कार्बन डेटिंग करी, तब हमें जाके पता चला। तो हमें ये पता चला मटेरियल रिमेन से कि सबसे पहले तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ओरिजिनेट हुई होगी। उसके पहले तो जो है जो पेलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड भी रहा होगा। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद चालकोलिथिक फेज, उसके बाद वैदिक कल्चर जो है, उसके बाद मगधा वगैरह, ये सब कैसे पता चला, जब हमने वहाँ के मटेरियल रिमेन्स को स्टडी किया, जब हमने उनकी फूड हैबिट्स को स्टडी किया कि वो क्या खाते थे, बार्ले खाते थे, वीट खाते थे, जो है राइस खाते थे, मतलब कि फिर हमने इनको सॉर्ट किया कि जो ये बार्ले है ये प्रिमिटिव है,
वीट थोड़ा सा मॉडर्न है, वो बाद में, राइस तो और भी मॉडर्न है जो कि बाद में ही लगाने लगे वो लोग, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसके बाद इन सब को स्टडी करना इतना भी आसान नहीं था। हमने, अब तो हम सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने स्टडी करा, लेकिन स्टडी कैसे किया, क्वेश्चन तो ये राइज होता है ना कि स्टडी करने के मेथड क्या थे। तो स्टडी करने के मेथड, सबसे पहला मेथड क्या था, वो था कार्बन डेटिंग करना। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी रिमेन उनको मिलता था उसकी क्या कराते थे, कार्बन डेटिंग कराते थे, ठीक है ना। और कार्बन डेटिंग कितने सालों तक तो करी जा सकती है, कितने साल पुराने इंस्ट्रूमेंट या फिर कितने सारे साल पुराने फॉसिल के साथ करी जा सकती है, वो है 70,000 ईयर। आपको ये पता होना चाहिए, ये कई बार पूछा भी गया है कंपटीटिव एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है ना। तो मटेरियल रिमेन के अंदर हमने ये स्टडी कर लिया, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद मटेरियल रिमेन में एक और चीज़ आता है जिसको बोलते हैं हम कॉइन्स। अब स्टार्टिंग में इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो कॉइन्स नहीं थे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा कल्चर था, बार्टर सिस्टम था, मतलब कि वस्तु विनिमय, ठीक है ना, कि चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसी कारण से अगर मुझे गेहूँ चाहिए तो मतलब कि मुझे गेहूँ चाहिए और मेरे पास चावल है, तो मैं किसी ऐसे को ढूंढूंगा जिसको चावल चाहिए हो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। मैं चावल दे दूंगा, वो मुझे गेहूँ दे देगा, ठीक है। तो ये था बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम की गलती क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो दूसरे व्यक्ति के पास भी दूसरी चीज़ होनी चाहिए, और दूसरी बात, जो चीज़ मेरे पास है और उसको उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो चीज़ उसके पास है उसको मेरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होगी तो बेसिक सी बात, ट्रेड नहीं हो सकता। तो दिक्कत ये थी बार्टर सिस्टम में, ठीक है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम चलता आया, चलो ये भी बात सही है, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन में भी मोस्ट प्रोबेबली जो है बार्टर सिस्टम चलता आया, ठीक है ना। लेकिन ये तब तक ही चल पाया जब तक सोसाइटी जो है वो मिनिमलिस्ट थी, मतलब कि उसको ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वे में जीना नहीं था। लेकिन जब मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आया तो सोसाइटी को अब अपने हिसाब से जो है मतलब कि खाली खाना पीना नहीं है, उसको और भी ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। तो अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है ना वो दिक्कत करने लगा। तो इसी कारण से क्या हुआ कि सोचा गया कि हम एक करेंसी या फिर एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसके अंदर खुद में कोई वैल्यू हो। तो इसका सल्यूशन निकला 600 बीसी के लगभग भारत के अंदर कि कॉइन्स बनाए जाएं, गोल्ड के कॉइन्स बनाए जाएं, ठीक है ना, सिल्वर के कॉइन्स बनाए जाएं। जैसे कि सिल्वर का एग्जांपल है जो है रुपया हो गया, जो कि उस टाइम पे मतलब कि मेडिवल में था। निक्शा हो गया जो कि गोल्ड कॉइन था, ठीक है ना। ये सब जो डिफरेंट टाइप के कॉइन्स जो हैं ये ओरिजिनेट होते रहे हैं, ठीक है ना। जीतल हो गया, कॉपर कॉइन था, ठीक है ना। तो वेरियस टाइप के जो है वो कॉइन जो है ओरिजिनेट होते रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि इन कॉइन्स में इंटरनल वैल्यू थी तो इसी कारण से अब जो है ट्रेड आसानी से किया जा सकता था कॉइन के आदान प्रदान से, ठीक है ना। मान लो कि किसी ने जैसे कि एक सोने, पहले बोलते थे एक सोने की मोहर है, मान लो कि एक सोने की मोहरों में 10 किलो वो गेहूं दे रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो ये इजी हो गया, उसने एक सोने की मोहर दी तो 10 किलो गेहूं ले ली, और उसने क्या करा, वही कॉइन किसी और को दे दिया तो उसने क्या कर लिया, चावल ले लिया, ठीक है ना। अब डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट की नीड जो है अब वो नेसेसरी नहीं था, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इसी कारण से कॉइन्स ओरिजिनेट हुए। अब कॉइन्स वेरियस मेटल के बनने लगे। सबसे प्रीशियस जो कॉइन्स थे वो कौन से थे, गोल्ड के, कॉपर के, फिर सिल्वर के, लेड के भी कॉइन, जैसे सतवाना एक डायनेस्टी है उसने लेड के कॉइन्स जो है वो निकाले, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में जो गोल्ड कॉइन्स है वो गुप्ता एंड सबसे प्योर जो कॉइन्स थे वो किसके थे, कुशानास के थे, सिंपल सी बात, गोल्ड कॉइन, ठीक है ना। अगर हम इन कॉइन्स को स्टडी करें, तो इन कॉइन्स के ऊपर नॉट ओनली ये ट्रेड के लिए बट ये जो कॉइन्स थे वो आर्ट के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। इसके ऊपर किसी गोडेस की पूजा, मतलब कि गोडेस की मूर्ति देखने को मिलती, तो इसका मतलब वो पता चलता है कि भाई देखो ये इस गोडेस की पूजा करते हैं, गॉड की मूर्ति मिलती, मतलब कि गॉड की इंस्क्रिप्शन मिलती, या फिर गॉड का नाम लिखा होता है, या फिर गॉड की जो है छपा हुआ होता है। तो इससे पता चलता है कि ये देखो इस गॉड की ये पूजा करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड अगर
किसी राजा का नाम छपा होता तो हमें एक पता चलता, सिंपल सी बात, कि भाई ये राजा जो है, इस राजा के टाइम पे ये वाले कॉइन जो है इस्तेमाल होते थे, ठीक है ना। जब इन सारे पहलुओं पर हम कॉइन्स को स्टडी करते हैं, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो कॉइन्स हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। कॉइन्स हमें ये बताते हैं कि किस राजा का रूल था, उसकी मान्यताएं क्या थी, ठीक है ना, उस टाइम पे क्या हाल था उस शासक का, ठीक है ना। अगर वो गोल्ड कॉइन्स बढ़िया छाप रहा होगा, गोल्ड कॉइन्स लार्ज नंबर में छाप रहा होगा, तो मतलब क्या है कि उसके जो साम्राज्य है वहाँ पर मतलब कि बढ़िया काम चल रहा है, मतलब कि बढ़िया ट्रेड चल रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड कॉइन्स का काम मेनली क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स का काम था, सिंपल सी बात, ठीक है ना। साथ साथ में ये हमें रिलीजन के बारे में बताता था, और आर्ट एंड कल्चर के बारे में तो ये हमें बताता ही था। तो ये पॉइंट हमें याद रखने वाले हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसके बाद क्या खाली कॉइन्स का ही उसके बाद इस्तेमाल हुआ? नहीं, कॉइन्स के साथ साथ काउरीज, मतलब कि जो सी शेल होते हैं, उनका भी इस्तेमाल होता था एज अ करेंसी, ठीक है ना। लेकिन उनकी जो वैल्यू होती थी वो बहुत कम होती थी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब और कौन कौन से मटेरियल रिमेन है, ये तो हमने कॉइन के बारे में चर्चा कर ली। क्या और भी कोई मटेरियल रिमेन है जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में? तो हाँ, इसका आंसर है और भी हैं, जैसे कि सबसे बढ़िया है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन, अगर कहीं पे कोई चीज़ बड़े टफ स्ट्रक्चर पे लिखी गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और बहुत पुरानी लैंग्वेज को बेसिकली बात जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पेलियोग्राफी, और इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब ये इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ पर लिखी जाती थी, ये फैक्ट जो है हमें पता होना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ये इंस्क्रिप्शन जो है स्टोन पर, पिलर पर, या फिर वुडन जो खंबा होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर, पिलर के ऊपर, ठीक है ना, एंड टेम्पल की वॉल के ऊपर, कॉपर प्लेट के ऊपर, इन सब पर जो है ये इंस्क्रिप्शन जो है लिखी जाती थी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड ये इंस्क्रिप्शन कौन कौन सी भाषा में लिखी गई? तो ये इंस्क्रिप्शन संस्कृत में भी लिखी गई, ये इंस्क्रिप्शन ब्रोस्टोफ्रेडन स्क्रिप्ट में भी लिखी गई, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताती है, पर उसको हम डेसिफर ही नहीं कर पाए अभी तक, तो इसी कारण से हम उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। ये प्रकृति में लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई, अर्धमगधी में लिखी गई, अरेमिक भाषा में लिखी गई, ब्रह्मी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट, ग्रीक जो है भाषा में लिखी गई, ठीक है ना। तो इंस्क्रिप्शन इतनी भाषाओं में लिखी गई, इतनी स्क्रिप्ट्स में लिखी गई। अब ये इंस्क्रिप्शन हमें क्या क्या बताती है? इंस्क्रिप्शन हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है। कई इंस्क्रिप्शन में डेट्स मिली, इंपॉर्टेंट डेट्स मिली, विक्रम संवत, चंद्रगुप्त एरा, मतलब कि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिली, ठीक है ना। जैसे कि अईहोल इंस्क्रिप्शन, उसके अंदर लिखा हुआ था हर्षा आए और अपना हर्ष खो बैठे, तो इससे पता चला कि पुलकेशिन ने किसको हराया था, हर्षा को हराया था, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसके बाद इंस्क्रिप्शन से हमें और किसके बारे में पता चलता है? हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सबसे बढ़िया इंस्क्रिप्शन तो किसकी है? मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स, जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उससे तो बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। और इसके बाद अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है। अचीवमेंट्स का मतलब क्या है? जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्ता के बारे में लिखी गई है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना। सोशल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि वहाँ पर मैन या फिर पीपल की कंडीशन कैसी थी, व्यूमेंस की कंडीशन कैसी थी, क्या पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, क्या मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। जैसे कि एक राजा है गौतमीपुत्र शतकर्णी, तो इससे पता चलता है कि जो साउथ या फिर थोड़ा सा सेंट्रलिस्ट जो ये जहाँ पर ये किंगडम था, डायनेस्टी थी, सतवाना डायनेस्टी, तो वहाँ पर जो है मैट्रिलिनियर सोसाइटी जो है वो प्रेवलेंट थी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। व्यूमन की कंडीशन, व्यूमन की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, ये सोशल हिस्ट्री जो है इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तभी तो जो अशोका है, अशोका को लग रहा था कि मैंने वॉर तो लड़ ली, वॉर लड़ने के बाद बेसिकली बात क्या होगा, कंडीशंस ख़राब होंगी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अशोका ने बड़े चालाकी से एक फिलोसफिकल आइडिया दिया जिसको बोलते हैं धम्म, और उसने बोला कि हमें को क्या करना चाहिए भाई, सभी एल्डर्स का, राजा को फादर फिगर की तरह देखना चाहिए, सभी एल्डर्स का जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें
जैनिज़्म, अगर जैनिज़्म प्रेवलेंट है तो हमें उनके जहाँ पे जैनिज़्म ज़्यादा प्रेवलेंट है वहाँ पे जानवरों को नहीं मारना चाहिए, जानवरों को और जो अपने से नीचे लोग होते हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो एक तरह का ये क्या है, ये बता तो रहे हैं हमें सोशल हिस्ट्री के बारे में कि भाई इसका मतलब ये है कि पहले सही से व्यवहार नहीं होता था, तो इसी कारण से उस राजा ने बोल दिया कि भैया आपको सही से व्यवहार करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसी कारण से तो उसने ऑफिसर रखे राजू काज एंड धर्म मामात्रास, ठीक है। इसके बाद जो इंस्क्रिप्शन है वो इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बताता है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के बारे में बताता है कि कितने प्रोस्पेरस हैं, जो नेशन है वो कितना प्रोस्पेरस है, ठीक है ना। एंड इसके बाद क्या है कि वो बताता है कि अशोका, मतलब कि जैसे पॉलिसीज, रॉयल ऑर्डर्स, सबसे बड़ा तो किसका है, अशोका, अशोका की इंस्क्रिप्शन रॉयल ऑर्डर्स की ही तो है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। फिर इसके बाद इंस्क्रिप्शन बताते हैं रिलीजियस हिस्ट्री कि जो राजा था जिसने इंस्क्रिप्शन ये लिखाया उसकी मान्यता क्या थी, वो किसको मानता था, कौन से फैक्ट्स को मानता था, कौन से रिलीजन को मानता था, किस किस को उसने कैटर किया, किस किस के अगेंस्ट में था वो, सिंपल सी बात है। ये सब चीज़ें कौन बताता है, इंस्क्रिप्शन बताता है। तो इंस्क्रिप्शन को स्टडी करना फॉर द हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसके बाद इंस्क्रिप्शन को स्टडी करना, इंस्क्रिप्शन के साथ साथ अगर हम बात करें मटेरियल रिमेन्स में, अगर हम लिटरेरी सोर्स को स्टडी करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, एक बढ़िया सोर्स बनते हैं क्या करने के लिए, हिस्ट्री कंस्ट्रक्शन के अंदर। जैसे कि सबसे बढ़िया आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर अशोका या फिर बेसिक बात जो मौर्यन किंगडम है, ठीक है ना, मौर्यन डायनेस्टी है, अगर इसकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना हो तो हमको पढ़ना पड़ेगा सिंपल सी बात अर्थशास्त्र को, ठीक है ना। अगर हमको सिंपल सी बात, ठीक है ना, अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हमको समझना, वैदिक कल्चर के बारे में हमें समझना है तो हमें अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सबको पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। साथ साथ में रामायण को, महाभारत को, अगर हमको महाजनपदास के बारे में जो है उस चीज़ को समझना है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर हमको बेसिकली बात, ठीक है ना, प्रॉपरली गुप्ता के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, सिंपल सी बात, प्रथम के बारे में, तो हमको पढ़ना पड़ेगा मेगास्थनीज की इंडिका। तो उसने क्योंकि उसके कोर्ट में रह के उसको लिखा है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर हमको पृथ्वी राज के बारे में स्टडी करना है ना, और हमको उनके फैक्ट्स को मतलब कि प्रॉपरली स्टडी करना है और कईयों पे उसको नेगेट करना है, तो हमको चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासु थोड़ी बहुत पढ़ लेनी चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। हालांकि उसमें बहुत सारी एग्जैगरेशन है बट जो रेफरेंस पॉइंट है, जो नेम है, वो तो सही ही होंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो लिटरेरी सोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिंपल सी बात, उस चीज़ को स्टडी करना। और स्टार्टिंग में लिटरेरी सोर्सेज जो है पेजेस पे नहीं लिखे जाते थे, वो किस पे लिखे जाते थे, जो बार्क होती है, जो लीफ होती है, उन सब के ऊपर लिखे जाते थे, सिंपल सी बात। जैसे कि और जब ये बार्क और ये जो बर्च वगैरह है ये सब ख़त्म हो गए, ठीक है ना, मतलब कि ये इनको पता चला लोगों को ये जब ये जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो इसी कारण से ये जो इसके बाद आई क्या, कॉपर प्लेट, मतलब कि लोग किस पे लिखने लगे, कॉपर की प्लेट पे लिखने लगे, ठीक है ना। कॉपर की प्लेट पे क्यों, क्योंकि एक तो कॉपर जो है जल्दी से किससे रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, और दूसरी बात क्या है कि ये एक तरह की बढ़िया जो है क्या होता है, सिंपल सी बात, ठीक है, कि ये एक तरह का स्ट्रोंग होता है, ये थोड़ा सा बर्डन पड़ने पे ख़राब नहीं होगा, इसी कारण से कॉपर प्लेट, ठीक है ना। फिर बुक्स का ओरिजिनेट हुआ बिकॉज पेजेस ओरिजिनेट हो गए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इसी कारण से जो लिटरेरी सोर्सेज है जैसे कि अर्थशास्त्र, इंडिका हो गया, रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी जो कि पनीने ने लिखी, और इसके बाद अभिजनन शाकुंतलम, चरक संहिता, ये सुश्रुत संहिता हो गया, संगम लिटरेचर जैसे कि एटुकोटाई, जो पुन्नानूरू, ये बहुत सारे नेम हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना, पत्तू पत्तू, इन सब को अगर हम स्टडी करें, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो हम हिस्ट्री को क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि खाली हमको लिटरेरी सोर्सेज को कंसीडर करना चाहिए जो कि इंडिया में लिखे गए, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो ये मतलब कि हिस्ट्री राइटर्स होते हैं ये कोर्ट में होते हैं, और कोर्ट में जब ये होते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो कोर्ट में किसी राजा के कोर्ट में उसके अगेंस्ट लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होता है कि इनको चेक एंड वेरीफाई करने के लिए हमारे को फॉरेन अकाउंट्स को भी स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है ना।
तो फॉरेन अकाउंट्स को, जैसे कि बहुत सारे ग्रीक राइटर्स हैं, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रन सी, इसको अगर हम स्टडी करें सिंपल सी बात, तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हमारी हिस्ट्री को। टोलमी की ज्योग्राफी हो गई, ठीक ना, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका हो गई, ठीक ना, फा हीन एंड ह्यून सेंग के जो अकाउंट्स हैं उन सब को भी हमको अगर स्टडी करना पड़े तो बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये सब, तो अभी तक अगर हमारे को हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो मटेरियल रिमेन्स, और मटेरियल रिमेन्स के अंदर कोइंस, दूसरा था हमारा इंस्क्रिप्शन, तीसरा था हमारा लिटरेरी सोर्सेज। और लिटरेरी सोर्सेज क्योंकि उसके अंदर प्रीजुडाइज आपको मिलेंगे, बिकॉज उन राइटर्स ने किसी के कोर्ट में रह के हिस्ट्री को लिखा है, मतलब कि वहाँ से उनको कुछ ना कुछ एड मिलती होगी, यानी कि उसके फेवर में उसने लिखा होगा। जैसे कि बाना भट्ट की हर्षचरिता, सिंपल सी बात, ठीक है ना, जो कि फेमस है, तो उसने उसमें बहुत सारे प्रिजुडाइसेस हैं। उसमें ये बताया ही नहीं गया कि जो हर्षवर्धन है वो कोई लड़ाई हारा भी है, किससे, फुलाकेशिन II से, सिंपल सी बात। वो तो आईहोल इंस्क्रिप्शन से जब क्रॉस चेक किया गया तो पता चला कि वो उससे बैटल को हारा है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो फॉरेन अकाउंट्स को स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड अगर हम बात करें, ये तो चलो हमने ये जो डायरेक्ट एविडेंसेस थे वो देख लिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर हमको और भी हिस्ट्री को पूरा डिटेल में स्टडी करना है तो हमको क्या है कि गांव में जाना पड़ेगा। गांव में जाकर गांव में जो ट्रेंड्स अभी भी चल रहे हैं उनको स्टडी करना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। बिकॉज वो भी एक तरह की ये चीज़ बताते हैं कि भाई ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, सिंपल सी बात, ठीक है ना। गांव के अंदर आज भी अनटचेबिलिटी जो है मैंने खुद देखी है, मैंने खुद ऑब्जर्व करी है, और कस्टम में है वो। तो इसी कारण से हमें गांव में जाके गांव के जो कस्टम्स हैं, गांव के जो कल्चर हैं, गांव के जो रिवाज हैं, उन सब चीज़ों को भी स्टडी करना पड़ेगा, जो कि क्योंकि शहरों में तो वो ख़त्म हो चुका है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, इतना नहीं है। शहरों में तो अब मटेरियलिस्टिक जो है वो इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं आपको गांव में देखने को मिलेंगी। और सोशल इनइक्वालिटीज़ को जब हम स्टडी करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है, तो हमें हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है, सिंपल सी बात, कि कैसे ये कास्ट अनटचेबल बन गई, सिंपल सी बात, ठीक है ना। कौन सी कास्ट अपर है, कौन से गांव में कौन सी कास्ट अपर है, और क्यों अपर है, उनका कुछ ना कुछ योगदान होगा या फिर नहीं होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। कि वो कौन से वर्क स्टार्टिंग से ही कौन से वर्क करते होंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना, जैसे कुम्हार हो गए वगैरह, ये सब हो गए। तो हमें विलेजेस में जाके इन चीज़ों को, मटेरियल रिमेन को प्लस सोशल जो रिमेन्स है, सोशल जो कस्टम्स हैं उनको स्टडी करें तो हमें पता चलेगा हिस्ट्री के बारे में, सिंपल सी बात, ठीक है। एंड अगर हम इन सब को, मटेरियल रिमेन्स, फूड हैबिट होगी, कोइंस हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, लिटरेरी सोर्सेज हो गए, फॉरेन अकाउंट्स हो गए, ज्योग्राफी हो गई, सिंपल सी बात, ठीक है ना, लैंग्वेज होगी, इन सब को एक साथ मिक्स कर देते हैं, सिंपल सी बात। तो आपके सामने एक क्रमवतवार, मतलब कि एक क्रोनोलॉजी में हिस्ट्री सामने निकल कर आती है, सिंपल सी बात। तो आपको पता चलता है कि सबसे पहले पेलोलिथिक पीरियड था, दूसरा मेजोलिथिक था, तीसरा न्योलिथिक था, फिर उसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, फिर उसके बाद वैदिक कल्चर आया, फिर उसके बाद मगधास, ठीक है ना, जनपदास जो थे वो आए, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद जो है क्या आया, मौर्यन पीरियड आया, फिर उससे पहले नंदा थे, ठीक है ना। उसके बाद कौन आए, सिंपल सी बात, ठीक है ना, गुप्ता के बाद बेसिक बात, ठीक है ना, इन्वेजन हुआ, सिंपल सी बात, ठीक है ना। मुगल जो है मतलब कि सल्तनत डायनेस्टी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ये तुगलक वगैरह ये सब आए, ठीक है। फिर उसके बाद मुगल्स आए, मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आए, ठीक है ना। तो ये पूरी हिस्ट्री का रिकन्स्ट्रक्शन कैसे होता है, पहले ज्योग्राफी को स्टडी करिए, फिर आपको वहाँ पे जो ग्रुप्स रह रहे हैं, लैंग्वेजेस हैं, उसके बारे में जानिए। फिर उसके बाद जो लोग डिफरेंट ग्रुप्स के लोग रह रहे हैं उनके बारे में जानिए, मटेरियल रिमेन्स के बारे में जानिए, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स वगैरह इन सब के बारे में जानिए। उसके बाद ही हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, सिंपल सी बात। तो आज हमने यही पढ़ा कि हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, कौन कौन सी भाषाएँ, कौन कौन सी फैमिली की लैंग्वेजेस जो हैं यहाँ पर बोली जाती हैं, एंड भारत कैसे भारत बना, आज हमने ये समझा, ठीक है ना। तो देखते रहिए एसएससी डिफेंडर्स। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।